हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकैब शाला पर। आज हम कर रहे हैं आखिरी लेसन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। ये है पार्ट 8। इससे पहले 7 पार्ट आ चुके हैं, जाकर जल्दी से उन्हें देख लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट एवरीवेयर, कोई ऐसी चीज़ जो हर जगह मौजूद है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट हर जगह पाई जाने वाली चीज़ कहलाती है ओमनी प्रेजेंट, यानी सर्वव्यापक। एग्जाम्पल देखिए, बर्ड्स आर ओमनी प्रेजेंट क्रिएचर फाउंड इन नियरली एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। क्या आप ऐसा मानते हैं? हर जगह पक्षी पाए जाते हैं, ओमनी प्रेजेंट क्रिएचर्स हैं। हालांकि टेलीकॉम कंपनीज़ की बदौलत बहुत सारी जगह ग्लोब में ऐसी हो गई हैं जहाँ पर बर्ड्स नहीं पाए जाते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से तो हवा एक ऐसी चीज़ है जो ओमनी प्रेजेंट है, जो कहीं से भी गायब नहीं हो सकती है। तो हवा ओमनी प्रेजेंट है। अगला देखते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान। देखिए क्या लिखा है, ऑर्निथोलॉजी प्लेज अ क्रूशल रोल इन कंजर्वेशन effort as it helps researchers understand how to protect and preserve bird species and their habitats। काफ़ी लंबा सेंटेंस हो गया ये। देखिए, ऑर्निथोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो कंजर्वेटिव एफर्ट्स में बहुत क्रूशियल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी है। कंजर्वेशन एफर्ट क्या? देखिए, संख्या कम होती जा रही है ना बर्ड्स की, जैसा अभी मैंने बोला, तो उनको प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ऑर्निथोलॉजी जो है, पढ़ाई करेंगे तब तो हम जान पाएंगे ना, विज्ञान उसका पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि उन्हें कैसे बचाना है। अगला देखिए, अ फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन अज्यूम्ड बाय एन ऑथर। कभी कभी आपने देखा होगा, जो ऑथर होते हैं ना, वो अपना असली नाम नहीं बताते हैं। एक नकली फिक्टिशियस नाम, एक काल्पनिक नाम से वो अपनी राइटिंग्स लिखते हैं। उनका एक पेन नेम होता है, ज़रूर आपने सुना होगा। देखिए, मैं इस बारे में ख़ास नॉलेज नहीं रखती। आप लोग जानते हैं ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कोई ऐसा राइटर जिसका कोई और पेन नेम हो। ठीक है, तो इसका आंसर है सुडोनिम। सुडोनिम, उस फिक्टिशियस नेम को सुडोनिम कहा जाता है। यहाँ जो सूडो है ना, सूडो आपने आई होप सुना ही होगा, सूडोपोडिया अगर पढ़ा है तो। ये होता है समथिंग फॉल्स, जो सच नहीं है। और निम जो है वो नाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी, झूठा नाम। तो अगर आप जानते हैं किसी का पेन नेम तो मुझे बताइए, आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड। एग्जाम्पल देखिए, रेवन शैडो इज़ अ कूल एंड मिस्टीरियस सुडोनिम फॉर अ फैंटेसी राइटर। ये सच नहीं है, देखो ये काल्पनिक ही बात है। रेवन शैडो एक फैंटेसी राइटर के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा कूल, एक मिस्टीरियस सा सुडोनिम है। अगला देखिए, ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनी, या फिर सिंबल्स ऑफ रॉयलिटी। देखिए, ये जो राजा लोग होते हैं वो अलग ही तरह के कपड़े पहनते हैं ना, उनकी ड्रेसेस अलग होती हैं, वो मेडल्स लगाते हैं, रिबन्स लगाते हैं और न जाने क्या क्या ताज वगैरह पहनते हैं। यहाँ देखिए, ताज है, अलग टाइप की ड्रेस है, ये मेडल है विद रिबन्स। तो उस जो सिंबल्स हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है रिगैलिया। रिगैलिया, रीगल वर्ड भी आपने सुना होगा कभी। रीगल जो है वो भी रॉयल का ही एक कोलॉक्वल नेम है, मतलब उसको आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर पाते हैं। तो रीगल से ही बना है रिगैलिया। राज चिन्ह, पदवी चिन्ह या पदक, इनको कहा जाता है रिगैलिया। और ये रॉयल लोग, यानी कि जो राजा होते हैं या रानी होती हैं, वही पहनते हैं। द क्वीन वोर हर शिमरिंग रिगैलिया फॉर ऑफिशियल सेरेमनी। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह। आगे आ जाइए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। कोई ऐसा शख्स जो बहुत कम शब्द इस्तेमाल करके अपनी बातें कह देता हो, वो होता है रेटिसेंट, अल्पभाषी। अब ऐसा नहीं है कि इस इंसान को बातें नहीं पता इसलिए चुप है। इंटेलिजेंट इंसान होता है जो रेटिसेंट होता है ना, बट वो बाय चॉइस ही कम शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बातें कन्वे कर देता है। रेटिसेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है। शी वॉज रेटिसेंट अबाउट शेयरिंग हर पर्सनल थाट्स एंड फीलिंग्स विद अदर्स। वह चुप रहना पसंद करती थी रादर देन शेयरिंग हर पर्सनल थाट्स एंड फीलिंग्स। अल्पभाषी थी, कम बोलती थी। आ जाइए अगले शब्द पर, वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, नेक आदमी। इसको कहा जाता है समैरिटन। समैरिटन, ये आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा पढ़ने के लिए, और इसको गुड वर्ड के साथ यूज़ होता है ये ज़्यादातर, गुड समैरिटन। हेडलाइंस में ही लिख देते हैं ये वाले वर्ड्स बहुत बार। द समैरिटन वुमन शोड काइंडनेस टू स्ट्रेंजर इन नीड बाय गिविंग हिम फूड एंड शेल्टर। ऑल्दो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, लड़का लड़की को दे रहा है, लेकिन यहाँ पे
एक लड़की को समैरिटन बोला गया है जो दयालुता दिखाती हैं। कैसे? स्ट्रेंजर्स को खाना और शेल्टर देकर जिन्हें ज़रूरत हो। आगे आ जाइए, पूछा गया है एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। वाह, क्या नौकरी होगी ऐसी। आराम की नौकरी अगर हो तो उसे कहा जाता है सिनिक्योर। सिनिक्योर या साइनक्योर भी बोल सकते हैं आप। बहुत बार आपने देखा होगा वर्क फ्रॉम होम करते हैं लोग ना। अब ऐसा नहीं है कि सारे वर्क फ्रॉम होम आराम की नौकरी होती है, ऐसा नहीं है, पर लेकिन कुछ कुछ होती हैं। देखो, हर पोजीशन एज सोशल मीडिया मैनेजर वाज कंसिडर्ड अ सिनिक्योर एज शी डिडंट हैव मच वर्क टू डू एंड रिसीव्ड अ हाई सैलरी। समझ गए आप बात? सोशल मीडिया मैनेजमेंट में वो काम करती हैं तो माना जाता है कि उनकी नौकरी सिनिक्योर वाली नौकरी है और उन्हें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, फिर भी उन्हें हाई सैलरी मिलती है। आगे आ जाइए, द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स या फिर स्टडी ऑफ रिलीजन। धर्म की पढ़ाई या फिर रिलीजियस बिलीव्स, उनकी पढ़ाई को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है थियोलॉजी। थियोलॉजी, थियो वर्ड से आपको बहुत वर्ड सुनने को मिलेंगे। थ्योरी, थ्योरी हो गया और थियोसॉफिकल हो गया, बहुत मिलेंगे, सुनेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है थियोलॉजी। थियोलॉजी होती है रिलीजन की, धर्म की पढ़ाई। ब्रह्म विद्या, धार्मिक विश्वास का अध्ययन। समझे? द स्टडी ऑफ थियोलॉजी इन्वॉल्व्स द एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड डॉक्ट्रीन्स विद इन अ स्पेसिफिक फेथ ट्रेडिशन। किसी एक स्पेसिफिक फेथ की पढ़ाई होगी अगर, तो वो थियोलॉजी के अंदर आएगी। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। स्लॉटर करना होता है उनको काटना। जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है फॉर कंजम्पशन एज फूड, मतलब खाने के लिए, यानी कसाई खाना, उसे क्या बोलते हैं? ये तो बड़ा ही कठिन शब्द है बोलने में। ये जो शब्द है ना, ये फ्रेंच ओरिजिन का है, इसीलिए कुछ अलग सा है। तो इसे पढ़ते हैं अबैटुआ। अबैटुआ। खैर, ज़रूरी नहीं आपको उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से आए ही, बस आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, क्योंकि मिसस्पेल्ट में भी पूछा जा सकता है। जो ऐसे अतरंगी से शब्द होते हैं ना, मिसस्पेल्ट में भी वही डाले जाते हैं। डबल बी करके डाल देंगे और आपको लगेगा नहीं यही होता है, कुछ तो डबल था। डबल टी है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। द अबैटुआ वॉज अ ग्रिम प्लेस फिल्ड विद द साउंड ऑफ एनिमल्स इन डिस्ट्रेस। डेफिनेटली एक ऐसी ही जगह होगी जहाँ पर एनिमल्स, जो जानवर हैं, उनकी डिस्ट्रेस यानी दुख भरी आवाज़ों से वो भरी होगी, है ना। कसाई खाना तो ऐसा ही होगा। आगे आ जाइए, एन ऑफिशियल पार्डन और फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। राज क्षमा। देखिए, हमारे देश में सज़ाएं मिलती हैं, जो उनमें से कुछ सज़ाएं ऐसी हैं जिनको प्रेसिडेंट जो है वो क्षमा कर सकते हैं, पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट। कुछ ऐसी भी हैं जिसमें गवर्नर भी कर सकते हैं, एक स्टेट के गवर्नर भी कर सकते हैं। तो वो जो राग क्षमा होती है ना, उसको बोलते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी, देखिए एग्जाम्पल देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। तो वर्ड है एमनेस्टी। पार्डन, ऑफिशियल पार्डन। अगला देखिए, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर। तानाशाही है, एक ही शख्स की तानाशाही है, तो उसे कहते हैं अटोक्रेसी। अटोक्रेसी। देखिए, क्रेसी से एक वर्ड और आ गया ना, क्रेसी से हम पहले भी देख चुके हैं। तो डेमोक्रेसी, ये भी आएगा इसी क्लास के अंत में, डेमोक्रेसी भी देखेंगे। तो अटोक्रेसी, एक ही शख्स का चल रहा है राज, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में माना जा सकता है ना, नॉर्थ कोरिया में चल रहा है। द कंट्री वॉज रूल्ड बाय एन अटोक्रेसी दैट सप्रेस्ड एनी डिसेंटिंग ओपिनियन। डिसेंटिंग होता है विरोधी, जो उस शख्स से विरोध करे उसे डिसेंटिंग, उसका ओपिनियन मान लिया भाई उन्होंने, और हर एक विरोधी ओपिनियन को वो सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। आगे आ जाइए, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। गठरी अगर कोई चीज़ की होगी ना, तो उसे कहा जाता है बेल। बेसिकली वो होती इसकी है, जो भूसा आपने देखा है ना, इसको हे बोलते हैं। शी गैदर्ड अप द बेल ऑफ हे एंड कैरिड इट ओवर टू द हॉर्सेज इन द पास्चर। महिला ने क्या किया है, जो भूस है उसकी बेल, गठरी बनाई और उठा करके हॉर्सेस के पास्चर में ले गई। तो बेल क्या है, गठरी है इस तरह की।
वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट, कोई ऐसा शख्स जिसका दिवालिया निकल चुका है और अपने उधार वो नहीं चुका पा रहा है, इस तरीके से बोझ के तले दबा हुआ है, तो उसे कहेंगे बैंकरप्ट। बैंकरप्ट होता है ऐसा शख्स। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट द कंपनी वॉज फोर्स टू डिक्लेयर बैंकरप्सी। यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया है। तो बहुत सालों से ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा था कंपनी में, तो फाइनली उन्होंने बैंकरप्सी ही डिक्लेयर कर दी कि भैया हमारा दिवालिया निकल चुका है। आगे आ जाइए। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब मापक, क्या कहा जाता है इंग्लिश में? बैरोमीटर। बैरोमीटर। देखिए, बार जो होता है ना, BAR बार, ये यूनिट है प्रेशर को नापने के लिए। प्रेशर को नापने के लिए तो बैरोमीटर हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की मशीन। द बैरोमीटर इज इंडिकेटिंग अ स्टेडी राइज इन एयर प्रेशर सिग्नलिंग फेयर वेदर अहेड। देखिए, आप शायद जानते होंगे या नहीं भी जान सकते हैं, अगर प्रेशर लो हो जाता है ना तो रेन इंडिकेट होती है, और अगर बढ़ जाता है, स्टेडी राइज हो जाता है, तो आसमान साफ़ हो जाता है, यानी कि फेयर वेदर हो जाता है। बारिश की संभावना नहीं है। अगर प्रेशर कम है तो बारिश की संभावना है। तो बैरोमीटर का काम क्या है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको बताएगा और बताएगा कि बारिश होगी या नहीं होगी या कैसा मौसम रहेगा। आगे देखिए, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बॉयज़ और बर्ड्स कहलाता है बिवाय। बिवाय यानी झुंड। किनका झुंड? या तो लड़कियों का होगा, या बॉयज़ का होगा, या बर्ड्स का होगा, और भी चीज़ों का हो सकता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में बताया गया है। I attended a bevy of networking events last week to expand my professional connection. See, आगे आ जाइए। A list of books referred to in a scholarly work. देखिए, मान लीजिए आपने एक थीसिस लिखी या एक सिनॉप्सिस लिखा। थीसिस सिनॉप्सिस तो आप समझते हैं ना? नहीं समझते हैं तो मैं बता देती हूँ। आप एक टॉपिक को उठाते हैं, उस टॉपिक पे बहुत रिसर्च करते हैं और एक किताब लिख देते हैं, एक ग्रंथ लिख देते हैं, तो वो कहलाती है थीसिस, जो आप PhD में करते हैं। और अगर आप 6 महीने का कोई इंटर्नशिप करते हैं तो भी एक फ़ाइल बन जाती है ना? एक फ़ाइल बन जाती है और उसमें कुछ पन्नों का रिसर्च होता है आपका। तो अंत में या शुरुआत में उस रिसर्च के आप एक लिस्ट देते हैं कि मैंने ये चीज़ इस बुक से उठाई थी जी, ये चीज़ उस बुक से उठाई थी। यानी कि आप क्या बताते हैं? सोर्सेज मेंशन करते हैं। वो सोर्सेज की लिस्ट को बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है जी? मे बी आपने स्कूल कॉलेज वगैरह में किया भी होगा ऐसा कुछ। देखिए एग्जाम्पल देखिए, टू कंप्लीट माई रिसर्च पेपर आई हैव कंपाइल्ड अ बिब्लियोग्राफी लिस्टिंग ऑल द सोर्सेज आई यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन। तो सेम बात यहाँ पे लिखी गई है। रिसर्च पेपर आपने लिखा है तो आपको बताना होगा क्या कंपाइल किया। कंपाइल माने इधर उधर से उठा करके सारी बातें एक जगह लिखना, कंपाइल करना। तो बिब्लियोग्राफी कंपाइल करी और सारे सोर्सेज को लिस्ट किया। समझ गए आप बिब्लियोग्राफी क्या है? यहाँ पर बिब्लियो जो है ना वो बुक, उसका मतलब होता है बुक। आ जाइए अगले शब्द पर। पूछा गया है अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। किसी एक स्टेट में, स्टेट से यहाँ पर मतलब है नेशन यानी कंट्री। दिल्ली, पंजाब, गुजरात नहीं, स्टेट पूरे नेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है शब्द। तो किसी एक स्टेट में, नेशन के अंदर गवर्नमेंट को अगर ऑफिशियल्स चलाते हैं, ऑफिशियल्स का क्या मतलब है भाई? नौकर लोग। अब नौकर का मतलब सर्वेंट मत मान लीजिएगा, एक्चुअली सर्वेंट ही, वो जो आप डोमेस्टिक हेल्प वाले सर्वेंट वो नहीं। नौकर लोग वो जो नौकरी करें, जो कि आप भी जिसके लिए पढ़ रहे हैं ना। तो आप क्या एंटर करने वाले हैं? नौकरशाही। नौकरशाही एंटर करने वाले हैं आप कुछ साल में या अगले ही अटेम्प्ट के बाद। तो आप किसका पार्ट होंगे? आप होंगे ब्यूरोक्रेसी का पार्ट। ब्यूरोक्रेसी, देखिए क्रेसी फिर से आ गया है ना। तो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स का होता है ब्यूरोक्रेसी। कुछ इस तरह होता है, सबसे ऊपर होते हैं डायरेक्टर्स एंड देन पूरी एक हायरार्की बन जाती है। देखिए, द कंपनीज ब्यूरोक्रेसी स्लोड डाउन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड हिंडर्ड प्रोग्रेस। कंपनी की जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उसने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया है और अब तरक्की में वो हिंडरेंस बन गए हैं, रुकावट बन गए हैं। आगे आ जाइए। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, एक बहुत ही चुभने वाली आवाज़। डिस्कॉर्डेंट मतलब जिसमें समरसता ना हो। लाउड, कंफ्यूजिंग, डिसएग्रीएबल साउंड,
बहुत तेज़, कंफ्यूज कर देने वाली और डिसएग्रीएबल साउंड। या एक और तरीके से पूछा गया है, एन इनकॉन्ग्रुअस और केओटिक मिक्सचर। इनकॉन्ग्रुअस मतलब जो होमोजीनस ना हो। होमोजीनस का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आपने पिछली क्लास नहीं देखी है। इस क्लास के बाद उसी को देखिएगा और आपको पता चल जाएगा होमोजीनस का मतलब क्या है। केओटिक होता है कुछ कंफ्यूजिंग सा, वो भी केओटिक ही कहलाता है। तो कुछ इस तरह का मिश्रण है। क्या होता है भाई? ये होता है कैकोफनी। कैकोफनी। यहाँ पर देखिए, ये जो फोनी वर्ड है ना, ये साउंड के लिए इस्तेमाल हुआ है। और जो कैको है ना, ये एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है अगली। अगली माने बदसूरत। तो कुछ ऐसी साउंड जो कानों से झिले ना, कोलाहल, कर्कश ध्वनि, वो कहलाती है कैकोफनी, जो भारत के रोड में आपको ज़्यादातर सुनने को मिलेगी। आई डोंट नो, मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत है, जैसे दिल्ली में तो बहुत है। आप एक बार ही चांदनी चौक जाइए, आपको बहुत कैकोफनी सुनने को मिलेगी। द कैकोफनी ऑफ हॉन्किंग हॉर्न्स, शाउटिंग वेंडर्स एंड बार्किंग डॉग्स फिल्ड द क्राउडेड सिटी स्ट्रीट। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हॉन्किंग हॉर्न्स मतलब हॉर्न्स बज रहे थे, वेंडर्स शाउट कर रहे थे, मतलब सब्जी वाला और वो जो रेडी वाले होते हैं वो शाउट कर रहे थे, और कुत्ते भी भौंक रहे थे। तो ये सारी साउंड से तो सिटी की स्ट्रीट्स थी वो भरी पड़ी थी। आ जाइए अगले शब्द की तरफ। अभी हमने बदसूरत की बात करी, तो अभी हम सुंदर की बात कर लेते हैं। जी हाँ, कैलीग्राफर। कैलीग्राफर, यहाँ पर जो कैलस वर्ड है एक, यहाँ पे ना ये जो है ये कैलस वर्ड है, इसका मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। ग्राफी वही लेख। थोड़ा थोड़ा खुद बनाने की कोशिश कीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। अच्छी हैंड राइटिंग लिख सकता है। मैंने कहा ना सुंदर, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। सुलेख जो लिख सकता है ना, सुलेखक, वो होता है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर, इस तरह की हैंड राइटिंग्स होती हैं, ये देखो लिख सकते हैं लोग, कैलीग्राफर कहलाता है। द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज इज परफेक्टली कैप्चर्ड थ्रू द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स कहलाता है कार्टोग्राफी। यहाँ पर भी आ गया ग्राफी। क्या लिखा जा रहा है? कार्टोग्राफी लिखा जा रहा है। अब कार्टो का मतलब मैं भी खुद याद नहीं कर पा रही हूँ। आई लेट यू नो जब हम रूट वर्ड्स पढ़ेंगे। तो मानचित्रकारी अगर कोई करता है तो वो है कार्टोग्राफर, और इस कला को कहा जाता है कार्टोग्राफी। द एंशियंट आर्ट ऑफ कार्टोग्राफी हैज़ इवॉल्व्ड इनटू द सोफिस्टिकेटेड साइंस ऑफ क्रिएटिंग डिटेल्ड मैप्स फॉर नेविगेशन एंड एक्सप्लोरेशन। ओ माई गॉड, इट वॉज क्वाइट बिग। इतने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैप जो है दिख रहा है आपको। आज की डेट में तो कार्टोग्राफी का थोड़ा सा कम हो गया होगा महत्व, क्योंकि जीपीएस है हमारे पास, तो है ना, गूगल मैप्स हैं। आगे आ जाइए, अगला वर्ड देखिए। वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस। डांस में कौन डिसाइड करता है कि भाई अब इस स्टेप के बाद ये स्टेप होगा, ऐसे मूव करेंगे? जी हाँ, कोरियोग्राफर। ये तो आप जानते हैं, कोरियोग्राफर, नृत्य निर्देशक, जैसे कि सरोज खान जी थी, और भी बहुत से हैं आप जानते होंगे। The choreographer seamlessly blended together traditional and modern dance styles in their latest production. कोरियोग्राफर ने क्या किया? ट्रेडिशनल डांस मूव्स और मॉडर्न डांस मूव्स का बड़ा अच्छा एक गठबंधन किया और खूबसूरत सी कोरियोग्राफी कर दी, है ना जी। आगे आ जाइए। Easily spread from one person to another. A disease. A disease which spread with contact. संक्रामक रोग पढ़े हैं ना स्कूल में? संक्रामक रोग वो होते हैं कंटेजियस। कंटेजियस, एक दूसरे से छूने से, किसी के सामने छींक दोगे, खांस दोगे तो दूसरे को भी वो रोग लग जाएगा। कंटेजियस डिसीजेस होती हैं वो। तो देखिए, कोरोना था ना, कोविड-19, वो भी कंटेजियस था, तभी आपको मास्क लगाना पड़ता था। द लाफ्टर वॉज कंटेजियस एंड सून एवरीवन इन द रूम वॉज स्माइलिंग एंड जॉइनिंग इन। भैया, किसी किसी की हंसी भी कंटेजियस होती है। महसूस किया है आपने कभी? कुछ लोग होते हैं जो हंसते हैं तो बाकी सब लोग भी हंसने लगते हैं, होते हैं कुछ ऐसे पॉजिटिव लोग। तो जो हंसी थी वो कंटेजियस थी, सबके बीच में फैल गई और धीरे धीरे करके सभी लोग स्माइल करने लगे और सभी ने ज्वाइन इन किया। आगे आ जाइए। वन हु स्नियर्स एट द एम एंड बिलीव्स ऑफ फेलो मैन। स्नियर्स एट ना एक ईडियम है और इसका मतलब होता है नाक चढ़ाना। नाक चढ़ाना लिटरली यही मतलब होता है। तो अगर आप किसी और के विश्वास को, किसी और के एम्स को थोड़ा नाक चढ़ाते हैं ना, तो आप क्या हैं? आप हैं सिनिक।
निंदक हैं, मानवद्वेषी हैं, आपको दूसरों की ओपिनियन खास पसंद नहीं आते। एक और तरीके से पूछा है, पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन। अगर आप ये सोचते हैं किसी ने भला किया है तो हाँ उसके पीछे कोई उसका मोटिव होगा, तो आप नेगेटिव हैं, आप निंदक हैं और आप सिनिक हैं। द सिनिक डिसमिस्ड द काइंड जेस्चर एज इनसिंसियर। देखिए, आपसे कोई शख्स मिला, उन्होंने काइंडली बात करी और पहली बार मिले थे, आपने सोचा यार मुझसे क्यों ऐसे इतनी काइंडनेस की बात कर रहा है ये, आप सोचेंगे नहीं इसका कुछ तो इनसिंसियर पर्पस था, तो आप क्या हो जाएंगे, सिनिक हो जाएंगे। तो ट्राई कीजिए कि दूसरे को ना पहले से ही शक की निगाहों से ना देखें, तो वरना सिनिक कहलाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा वो। आ जाइए अगले शब्द पर, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। फिर से एक और कृषि से वर्ड आ गया। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अपना नेता खुद चुन सकते हैं आप, तो आप डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमारा देश यानी भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी अलाउज द पीपल टू हैव अ वॉइस इन द डिसीजन दैट अफेक्ट्स देयर लाइव्स। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास यह आज़ादी होती है कि वह डिसीजंस में अपनी आवाज़ दे सकें, है ना। कैसे? हम तो डायरेक्ट बोलते नहीं ना पार्लियामेंट में जाके, लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनको भी तो हमने ही चुना है ना, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो हम खुद डिसीजन ले रहे हैं एक तरह से। मोदी जी को हमने बिठा रखा है ना हेम पे, हेम माने गद्दी पे, तो हम डिसीजन ले रहे हैं अगर वो ले रहे हैं तो, क्योंकि वो हमने उन्हें चुनकर वहाँ बिठाया है। तो हम किसका हिस्सा हैं? डेमोक्रेसी का हिस्सा है। यहाँ पे डेमो वर्ड आ रहा है। डेमो जो है वो लोगों के लिए ही होता है, लोगों के लिए ही होता है। चलो पढ़ेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ना है इस चैनल पर, तो बनी रहिए। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए यार, और लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ वर्षा खारी, अभी के लिए आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय।